गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 की वजह से कोई भी रेगुलर क्लास चल नहीं पा रहा है और आप लोगों के पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए ये ऑनलाइन क्लास शुरू किया गया है। आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने सभी फ्रेंड्स, सभी छात्र छात्राओं को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए बता दें और जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, क्योंकि पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाह रही हूं कि आप सभी लोग सभी विषयों की एनसीईआरटी की किताबें अवश्य खरीद लें ताकि आपकी पढ़ाई शुरू हो सके। और इसके साथ ही सभी लोग जो भी कार्य दिया जा रहा है, जो भी काम दिया जा रहा है या बताया जा रहा है, आप ये चिंता ना करें, उसको थोड़ा थोड़ा हम लोग डालते रहेंगे। जो लिखित वर्क है वो डालते रहेंगे, लेकिन होमवर्क के और लिखित वर्क दोनों ही कार्यों को आप करते रहें। आप रजिस्टर बना लें, रजिस्टर पे उसका उत्तर लिखते रहें। यदि कोई परेशानी होती है, कोई किसी प्रकार के प्रश्न में दिक्कत आती है तो आप उसको पूछ भी सकते हैं, लेकिन अपना कार्य कम से कम पूरा करते रहिए। हम लोग अपना कार्य शुरू कर चुके हैं। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञान के अंतर्गत हम 3 भागों को पढ़ते हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। आज हम जिस विज्ञान को शुरू कर रहे हैं वो है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत जैव प्रक्रम पाठ है। प्रथम जो चैप्टर है वो जैव प्रक्रम है। तो जैव प्रक्रम को हम आज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए जैव प्रक्रम क्या है। जीवधारियों द्वारा प्रतिपादित वे सभी क्रियाएं, माने जीवधारियों द्वारा की जाने वाली वे सभी क्रियाएं जो उनके जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती हैं। अब आप कहेंगे ये अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती है, ये क्या चीज है? तो आप ये जानिए कि कोई भी चीज है, चाहे सजीव हो अथवा निर्जीव, यदि हम उसको लेते हैं, उसको चलाते हैं, तो हमें कभी ना कभी उसके मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है और बराबर उसका मेंटेनेंस ना होता रहे तो वो चीज़ें खराब हो जाती हैं, फिर नहीं चल पाती। इसी तरह हमारा ये जो शरीर है, जीवधारियों का शरीर है, वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता रहता है जिससे कि उनका अनुरक्षण होता रहता है। उनके शरीर में हर प्रकार के कार्य पूरे होते रहते हैं। कोशिकाएं, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, टूट फूट की मरम्मत होती रहती है। तो इसके लिए उन्हें विभिन्न क्रियाएं करनी पड़ती हैं। ये क्रियाएं हैं पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन आदि। अब आप कहेंगे कि ये सभी क्रियाएं अलग अलग तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, और ये जो क्रियाएं हैं वो संचालित भी होती हैं शरीर के अंदर। हमारा शरीर तो एक जटिल मशीन की तरह कार्य करता है, तो प्रत्येक क्रिया के लिए अलग अलग अंग तंत्र बने हुए हैं जिसके द्वारा ये क्रियाएं प्रतिपादित होती हैं। तो ये तो लंबे चैप्टर के रूप में बाद में आपको देखा जाएगा। सबसे पहले आप ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये देखिए कि पोषण क्या है। पोषण, अब शरीर में जो भी हम भोजन करते हैं वह उसी रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता। हमारा शरीर उसी रूप में उसको ग्रहण नहीं करता है। सबसे पहले आप जो भी भोजन अपनी थाली में लेते हैं या प्लेट में लेते हैं, उसको इस रूप में हम छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं कि वह हमारे मुख गुहा के अंदर जा सके आसानी से। तो इस मुख गुहा के अंदर जो हम भोजन को ले जाते हैं टुकड़ों में, उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर्ग्रहण मतलब मुख गुहा के अंदर जो आपने भोजन का टुकड़ा डाला, ठीक। अब उस अंतर्ग्रहण के अंतर्गत आपने देखा होगा कि आपके मुख गुहा में जीभ होती है, दांत होते हैं। दांत और जीभ की सहायता से वो जो टुकड़ा आपने तोड़ के डाला है उसे अच्छी तरह से और छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है और उसे इस योग्य बनाया जाता है ताकि वह आप आसानी से निगल सके, निगल द्वारा आसानी से उसे निगला जा सके, ठीक। इसके बाद वो भोजन हमारे आमाशय में पहुंचता है, वहां पर वह उसका पाचन शुरू होता है, ठीक। अब पाचन के बाद अब बच तो गया, ये जो शरीर है वह उसी रूप में भोजन को ग्रहण नहीं करता है और वो उस भोजन को अवशोषण योग्य बनाया जाता है, मतलब द्रव के रूप में ही हमारा शरीर उस भोजन को ग्रहण करता है। तो इस क्रिया को अवशोषण कहते हैं। अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण क्या है? जब तक आपका किया हुआ भोजन आपकी कोशिका के जीव द्रव्य में विलीन नहीं होता तब तक पोषण का कोई मायने नहीं है।
जैसे आपने देखा होगा बहुत से बच्चे जल्दी 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 खाना खाने के बाद तुरंत फिर उनको जाना पड़ जाता है लैट्रिन वगैरह। इसका मतलब वो ठीक से भोजन नहीं कर रहे हैं और उनका भोजन जो है वो कोशिका द्रव्य में विलीन नहीं हो पा रहा है। तो वो उसका मतलब नहीं होता। कहते हैं ना बच्चा मेरा खूब खाता है लेकिन शरीर को नहीं लगता है। अब भाई भोजन करेंगे, उसका अवशोषण होगा, पाचन होगा, स्वांगीकरण होगा तो शरीर को लगेगा, क्यों नहीं। उसमें कोई ना कोई कारण होता है जिसकी वजह से वो भोजन शरीर को नहीं लगता है। तो अवशोषण यदि कायदे से होगा और वह जीव द्रव्य में विलीन होगा तभी उस भोजन का महत्व है। अब स्वांगीकरण के बाद भी भोजन का बहुत सारा ऐसा अंश होता है जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, वह शरीर के बाहर निकलना आवश्यक हो जाता है। जो ये स्वांगीकरण तो छोटी अवशोषण तो छोटी आंत में होता है, उसके बाद स्वांगीकरण, फिर जो अपचित भोजन होता है वह बड़ी आंत में चला जाता है जहां से उसका समय समय पर बहिक्षेपण कर दिया जाता है। ठीक। अब इसके बाद पोषण के किस प्रकार होता है। पोषण शरीर में देखिए, पोषण के आधार पर जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर अब ये दो भाग कौन से हैं, किस प्रकार दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, स्वपोषी और विषम पोषी। माने पोषण के आधार पर जीवधारियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, स्वपोषी और विषम पोषी। अब स्वपोषी क्या है, देखिए स्वपोषी, स्व मीन्स अपना, पोषी माने पोषण, जो अपना पोषण स्वयं करता हो उसे, इसके लिए अब जैसे जंगल में आपने देखा होगा पेड़ पौधे हैं, ठीक है, घर में तो हमारे पेड़ पौधे हैं, गमले में है, बाग में है, हम उसको पानी देने जाते हैं, हम उसको खाद देने जाते हैं। लेकिन आपने जंगल में सुना होगा, देखा होगा कि कौन देने जाता है वहां पे पानी, कोई नहीं देने जाता। लेकिन फिर भी पेड़ पौधे हैं, हर प्रकार के हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, क्योंकि वो अपना पोषण स्वयं करते हैं। पेड़ पौधे अपना पोषण स्वयं करते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। अब स्वपोषी कैसे ये अपना पोषण करते हैं, देखिए जो पेड़ पौधे हैं उनमें आपने देखा होगा हरी हरी पत्तियां होती हैं जिसमें हरित लवक होता है। ठीक। अब इस हरित लवक को, ये हरित लवक जो है वह सूर्य की रोशनी में, देखिए आपको ये भी मालूम होगा कि पौधे सूर्य का प्रकाश आवश्यक है पौधों के लिए, तो सूर्य का प्रकाश लेते हैं और अकार्बनिक पदार्थ लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जड़ों के द्वारा जल लेते हैं, जिसके द्वारा पत्तियों में भोजन बनाते हैं और भोजन बना करके वह पूरे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य भी उसके अंतर्गत होता है। इस तरह से वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह अपने भोजन के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो सीधी सी बात है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। आई बात समझ में। प्रकाश संश्लेषण, ये क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जिस तरीके से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब आइए दूसरे विभाजन पे, विषम पोषी। विषम पोषी मतलब जो विषम पोषी हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और अपने भोजन के लिए वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए वह पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि लीजिए हम पेड़ पौधे से उत्पन्न सामान को नहीं खाएंगे, हम तो जंतु खा लेंगे, ये मछली है, अंडा है, मुर्गा है या फिर बकरा है, मीट है, किसी भी तरह से हम खा लेंगे, हम नहीं खाएंगे पेड़ पौधों से उत्पन्न। अब आप जरा सोचिए कि वो जो जंतु जिसे आप खाने की बात कर रहे हैं वो कैसे जीवित रहते हैं, वो भी तो पेड़ पौधों को खाएंगे, पेड़ पौधे से उत्पन्न सामान को खाएंगे तभी तो जीवित रहेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते हम विषम पोषी हैं और हम हमेशा इस पर पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हम पेड़ पौधों पर निर्भर। अब ये विषम पोषी जो जंतु होते हैं या जीव होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक मृत पोषी, परजीवी और प्राणी समपोषी। अब आप कहेंगे मृत पोषी क्या है? मृत पोषी देखिए, आपने देखा होगा, अभी नहीं देखा होगा, नहीं ध्यान दिया होगा, तो अभी बरसात आने वाली है, कुछ दिनों के बाद आप अवश्य उसको देखेंगे कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों पे, लकड़ियों पे, चमड़ों पे, आपने देखा होगा, कभी कभी आपने अचार और जेली, जैम और ब्रेड पर भी देखा होगा। तो कुछ ऐसे भी सजीव जीव होते हैं जो
मरी हुई चीजों पे या निर्जीव चीजों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जिसे मृतपोषी कहते हैं। आपने कुकुरमुत्ता का नाम सुना होगा। आप अभी बरसात के दिनों में देखेंगे कि लकड़ियों पे आप सड़ी गली जो पुरानी लकड़ियां हैं वहां पे छाते की तरह से, जिसको कि हम बल्कि मेढक का छाता वगैरह पुराने लोग कहते थे, तो उस तरह से आपने देखा होगा कि कोई पौधे टाइप का निकलता है जिसे मृतपोषी या कुकुरमुत्ता कहते हैं, वो इसके अंतर्गत आता है। परजीवी, परजीवी, परजीवी से मतलब ही सीधे निकल रहा है कि जो दूसरे जीव से अपना भोजन ग्रहण करे। आपने सुना होगा छोटे बच्चों के पेट में केचुआ पड़ जाता है, कृमि पड़ जाती है, मच्छर है वो हमारे शरीर का खून चूस के पी लेता है। तो इस तरह से ये परजीवी जो दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, या तो उनके शरीर में रहकर या बाहर से उनको उनसे उनका खून चूस कर या किसी तरह से निर्भर करते हैं, तो ये परजीवी कहलाते हैं। आप सुने होंगे कि इस प्रकार के परजीवी केचुआ, जो कि बच्चों के खास रूप में बच्चों के साथ ये होता है, केचुआ पड़ जाता है, जो बच्चे मिट्टी वगैरह खाते हैं तो ये परजीवी की तरह से उनका जो पचा हुआ भोजन है वो ग्रहण करते रहते हैं। इसी तरह से कृमि होती है छोटी छोटी जो कि पड़ जाती है, वो परजीवी के अंतर्गत आते हैं। प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी मतलब जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, ठोस आहार जो ग्रहण करते हैं, वो प्राणी संभोजी के संपोषी के अंतर्गत आता है। आई बात समझ? तो इस तरह से पोषण के आधार पर जीवधारियों को हम दो भागों में बांटे। दो भागों के बाद ये विषमपोषी भी 3 भागों में बट गए। और इसको आप लोग अच्छे से देखते रहिए। आप ये चिंता न करिए कि ये मैम जो है मिटा देंगी या नहीं रहेगा तो कैसे, मैं इसकी फोटो खींच के भी आपको भेज दूंगी। इसके अतिरिक्त तमाम हमने इसके पहले आपके व्हाट्सएप पे डाल रखा है कि आप उसको पढ़ लें। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कोई चीज़, आप अपने प्रक्रम शुरू किया, आप अगर उस चैप्टर को एक बार रीडिंग लगा लें तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा उसको समझना। आप ये सोच रहे होंगे लीजिए मेरे पास तो किताब ही नहीं है। ये जो चैप्टर मैंने शुरू किया है कक्षा 7 की किताब में भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। और कक्षा 7 की किताब में जो मिल जाएगा तो आपने पढ़ा भी होगा कक्षा 7 में। अगर आसपास कोई हो, पुरानी किताब हो कक्षा 10 की, किसी भी किताब में आपको ये मिल जाएगा, जो पुरानी होगी उसमें भी मिल जाएगा। तो चिंता करने की बात नहीं है कि अभी आज ही हम तुरंत ले लें। आप खरीद लें, उसको जरूर खरीदें एनसीईआरटी की किताब, लेकिन इसको पढ़ने के लिए हम इस पर आपके व्हाट्सएप पे डाल भी दिए हैं और प्लस इसकी भी फोटो हम डाल देंगे। और प्लस आप कक्षा 7 की किताब उठा लेंगे तो आपको ये जैव प्रक्रम संबंधी चैप्टर मिल जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है अभी तुरंत। अब देखिए इसके बाद शुरू होता है पोषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण। अब देखिए पोषण हमने शुरू किया तो पोषण की क्रिया में भी कई चरण होते हैं। उसमें पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण अभी हमने आपको पहले भी बताया है। अब विभिन्न प्रकार के अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, ये हमारे पोषण की विभिन्न चरण हैं, जिसको हम आगे आपको दूसरे क्लास में बताएंगे। दूसरा जब क्लास होगा तो बताएंगे। अब हमारे मुख के अंदर आपको हमने पहले ही बताया दांत होते हैं। शुरुआती में जब आप मुख गुहा के अंदर भोजन डालेंगे तो दांत होते हैं। दांतों के विभिन्न प्रकार होते हैं। सभी लोगों के दांत हैं और आपने देखा भी होगा कि दांत आपके कितने प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के भी हैं। तो उनके नाम अभी शायद आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन आप 7th की किताब उठा लेंगे तो भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। आप ज़्यादा चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि खाली पढ़ाई पर ध्यान दें और लिखने पे ध्यान दें और उसको याद करने पर ध्यान दें। ये दांत आपके 4 प्रकार के हैं। पहला दांत जिससे कि हम भोजन को काटते हैं। कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं तो पहले आगे के दांत से उसको काटते हैं, इसको कहते हैं कृंतक। अच्छा, जबड़े हमारे 2 होते हैं। जबड़े हमारे 2 होते हैं, एक ऊपर का जबड़ा, एक नीचे का जबड़ा। तो इसमें पहले हम एक जबड़े के दांतों की संख्या को आपको इंगित करा रहे हैं कि पहले कृंतक दांत 2 होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। ठीक। दूसरा, अब कृंतक दांत से तो हम भोजन को काटने का कार्य करते हैं। दूसरे प्रकार का दांत जो कि कोई चीरने फाड़ने का काम करता है। आपने देखा होगा अपना तो थोड़ा सा नुकीला होता है, थोड़ा दांत के बराबर होता है आगे के दांत के, लेकिन आपने मांसाहारी जंतुओं को देखा होगा, जैसे कुत्ते को तो आपने देखा ही होगा, तो उसके ये रदनक दांत जो होते हैं वो लंबे होते हैं। और भी ज्यादा मांसाहारी जो जीव होते हैं उनके दांत और भी लंबे होते हैं, ये रदनक। ये संख्या में 4 होते हैं, एक जबड़े में
4 होते हैं। इसी तरह से अग्र चर्वणक और चर्वणक दांत। अब ये अग्र चर्वणक और चर्वणक क्या होते हैं, इसको आप खुद उंगली लगाएंगे तो देखेंगे कि ये चौकोर टाइप के होते हैं और ये चबाने और कुचलने का काम करते हैं, भोजन को चबाते हैं और उसको कुचलते हैं। तो इस तरह से ये 4 अग्र चर्वणक होते हैं और 6 चर्वणक दांत होते हैं। कुल मिला के आपके 2 कृंतक, 4 रत्नक, 4 चर्वणक और 6 अग्र चर्वणक और 6 चर्वणक दांत, कुल मिला के एक जबड़े में संख्या कितनी होती है? 16। कितनी होती है? 16। अब ये जबड़े 2 होते हैं, इसको 2 से गुणा करिए, 16 दूनी 32। मतलब हमारे मुख में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 32। ठीक, तो 32 दांत हमारे में होते हैं। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा कि 32 दांत वयस्क में होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दांत धीरे धीरे बाद में निकलते हैं, तो 28 से 32 तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो 32 दांत होते हैं हमारे, जिसके द्वारा हम भोजन को अंतर्ग्रहण के पश्चात कुचलते हैं, काटते हैं, तोड़ते हैं, चबाते हैं आदि। ठीक, बात समझ में आई? अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि हमारे दांत के ऊपर एक चमकीला सा लेयर होता है जिसको एनामेल कहते हैं। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये जो एनामेल होता है ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। आपने देखा होगा कि बूढ़े हो जाते हैं, चमड़ियां जो हैं कि झूलने लगती हैं, लेकिन अगर दांत हैं तो वो दांत के ऊपर का एनामेल, यदि हम किसी प्रकार का पान, गुटखा और धूम्रपान वगैरह नहीं करते हैं तो हमारे वो जो दांत होते हैं और हम दांत की सफाई अच्छे से करते हैं तो वो एनामेल जो है वो चमकता ही रहता है। ठीक, तो इस तरह से आपने आज देखा कि ज प्रक्रम के अंतर्गत हमने ये चीजें जो बताई उसको अच्छे से आप उसको ग्रहण कीजिए, अच्छे से लिखिए और अच्छे से याद करने का प्रयत्न करिए। और हमें तो महसूस हो रहा है कि आप लोग इसको सीरियसली लेंगे और किसी भी प्रकार की लापरवाही न करते हुए अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। थैंक यू।